प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। उन सभी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो PYQ के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। भरपूर संभावना है कि आने वाले दिनों में जो पेपर होने वाला है उस पेपर में भी 15 का पेपर हो चाहे 18 का पेपर हो, उस दिन भी आपको ये ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये जो है बिहार में पूछा गया था। प्रश्न क्या है कि स्त्री धानी युक्त में शामिल है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कह रहा आर्चिगोनिएट इंक्लूड ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, मोर देन वन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मोर देन वन आपका आंसर सही होगा। कैसे सही होगा, यहाँ पे व्याख्या है आपकी, व्याख्या ध्यान से देखिए। कह रहा है स्त्री धानी युक्त यानी आर्किगोनेट्स पौधे स्त्रीधानी यानी आर्चिगोनियम धारण करने वाले पौधे होते हैं। स्त्रीधानी मादा योनि अंग है। स्त्रीधानी युक्त पौधे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। कह रहा है स्त्रीधानी युक्त जो पौधे होते हैं वो ब्रायोफाइटा से, टेरिडोफाइटा से और जिम्नोस्पर्म से संबंधित होते हैं। जिम्नोस्पर्म में सबसे कम तथा ब्रायोफाइटा में सबसे अधिक विकसित स्त्रीधानी पाए जाते हैं। कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म में सबसे कम तथा ब्रायोफाइटा में सबसे अधिक विकसित स्त्रीधानी होता है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है? कौन ऐसा है जो जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है? परागकण। कौन रहता है? परागकण जीवाश्म के रूप में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहने का कार्य कर सकता है। तो सही आंसर यहाँ पे परागकण हो जाएगा। क्या होगा देखते हैं। Which of these is the well preserved in fossils? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पराग। ठीक, पराग पॉलन ग्रेन यानी पराग कण। एक सेकेंड रुक जाइए। पॉलन ग्रेन यानी पराग कण आपका सही आंसर हो जाता है। अब आपको बता दें पराग कण जो होता है ये दो भित्तियों से निर्मित होता है। एक को जो बाहरी भित्ति होती है उसे हम लोग बाह्य चोल कहते हैं और जो आंतरिक भित्ति होती है उसे हम लोग अंतःचोल कहते हैं। जो बाहरी भित्ति होती है वह स्पोरोपालिनिन नामक तत्व से बनी होती है और जो आंतरिक भित्ति होती है वो पेक्टिन तथा सेलुलोज से बनी होती है। पेक्टिन तथा सेलुलोज की बनी होती है। यह स्पोरोपालिन ऐसा तत्व होता है बाहरी भित्ति पे जो पाया जाता है, ऐसा तत्व होता है कि यह आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है। यह किसी भी एंजाइम से, किसी भी केमिकल से, तापमान से, अम्ल से, क्षार से यह नष्ट नहीं होता, अर्थात इसे बहुत दिनों तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। कह रहा अत्यंत प्रतिरोधक होता है और ये इसी कारण ये कभी इसकी प्रक्रिया नष्ट नहीं होती है। अतः परागकण को हम जीवाश्म के रूप में लंबे समय तक परिरक्षित कर सकते हैं। कह रहा एंजियोस्पर्म में परागकोश का विकास होता है। एंजियोस्पर्म में परागकोश का विकास होता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का, यूस्पोरेंजिएट टाइप का, ग्रिडेट टाइप का, साधारण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूस्पोरेंजिएट टाइप का। कैसा होता है? यूस्पोरेंजिएट टाइप का। व्याख्या क्या है? यहाँ पे व्याख्या दी गई। आवृतबीजी अर्थात एंजियोस्पर्म में परागकोश का विकास यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। इसमें परागकोश का विकास प्रारंभिक कोशिकाओं के समूह में विभाजन के फलस्वरूप होता है। आवृतबीजी पौधों के अतिरिक्त अन्य पादप जिसमें इस प्रकार स्पोरेंजिया का विकास होता है उनका उदाहरण है लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म। लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप प्रकार के स्पोरेंजिया का विकास केवल एक प्रारंभिक कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार के स्पोरेंजिया वाले पादप साल्विनिया, एजोला आदि होते हैं। आवृतबीजियों के एक प्रारूपिक परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। इन ए टिपिकल एंथर आर एंजियोस्पर्म द नंबर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया इज 4। कितनी होती है? 4।
आवृत बीजों में एक प्रारूपिक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। परागकोश एक 4 दिशी चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। परागकोश द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक व 2 लघु बीजाणुधानी होते हैं। लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी बन जाती हैं। आवृतबीजी पौधों में क्रियाशील मेगास्पोर किसमें बनता है? आवृतबीजी पौधों में क्रियाशील मेगास्पोर किसमें बनता है? भ्रूणपोष में, परागकोश में, बीजांड में, किसी में नहीं, एक से अधिक। तेरा इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, तो सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, किसी में नहीं। इंडोस्पर्म में, पार्डेंसाइक में, ओव्यूल में, किसी में नहीं। क्यों? आवृतबीजी पौधों जिसे कि एंजियोस्पर्म में एक मेगास्पोर मदर सेल या मियमसी कहते हैं हम लोग, मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं जिसमें से 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं। क्रियाशील मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक यानी भ्रूणपोष या मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। नर युग्मक सभी पादपों में सदैव चल प्रकार के होते हैं। नहीं, नर और मादा दोनों युग्मक कैसे होते हैं? अचल होते हैं। ना तो नर युग्मक चल पाता है ना मादा युग्मक। मादा युग्मक उच्च पादपों में सदैव नर युग्मकों की तुलना में बड़े आकार की होती है। हाँ, ये चांस सही है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट और तीसरा सही होना चाहिए, डी ऑप्शन। बहरहाल देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि गैमीट्स ऑलवेज हैप्लॉइड, ये बात सही है। और उसके बाद मेल गैमीट, ये गलत है और ये सही। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए वही दिया गया है कि प्रायः बीजी पादपों अर्थात एंजियोस्पर्म में या जिम्नोस्पर्म की बात करें में, जो कि नर युग्मक कैसे होते हैं? अचल प्रकार के होते हैं, जबकि निम्न वर्गीय पादपों जैसे कि शैवाल, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में सामान्यतः चल प्रकार के नर युग्मक होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो उच्च पादप की बात हो रही, तो वहां पे अचल प्रकार के होते हैं। आवृत बीजियों में युग्मनज समसूत्री विभाजित होकर बनता है। आवृत बीजियों में युग्मनज समसूत्री विभाजित होकर बनता है। भ्रूण, भ्रूणपोष, फल, बीजांड। In angiosperm, zygote divide mitotically to give rise. आवृत बीजियों में युग्मनज समसूत्री विभाजित होकर के भ्रूण का विकास करता है। बीजांड, जिसमें बीजांड द्वार एक सिरे पर होता है जबकि निभाग और नाभिका दूसरे सिरे पर होते हैं, कहलाता है। अब इसका इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में उतना क्लियर नहीं है। द ओव्यूल इन विच द माइक्रोपाइलर लाइज एट वन एंड व्हाइल द चलाजा एंड हाइलम लाई एट द अपोजिट एंड इज कॉल्ड एस। तो उसे हम लोग क्या करते हैं? तो आर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। व्याख्या देखिए। आर्थोट्रोपस प्रकार के बीजांड में माइक्रोपाइल, निभाग तथा नाभिका तीनों एक सीध में होते हैं, जबकि माइक्रोपाइल ऊपर एक दूसरे पर तथा निभाग व नाभिका विपरीत सिरे पर स्थित होते हैं। जब सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिमुख कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं तब इसे कहा जाता है when synergy and antipodal makes the embryo, it is called। जब सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुख कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं तो इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। यह एक प्रकार की जनन प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्रण तथा युग्मक संलयन नहीं होता है। इस प्रकार से हो सकती हैं जब ये दुगुणित मेगास्पोर मात्र कोशिकाओं से विकसित सहायक और प्रतिमुख कोशिकाएं सीधे दुगुणित भ्रूण बनाती हैं, तो उसे एपोगैमी कहा जाता है। लैंगिक संयोजन के अभाव तथा
अर्धसूत्री विभाजन में असफलता को कहते हैं? लैंगिक संयोजन के अभाव तथा अर्धसूत्री विभाजन में असफलता को कहते हैं समबीजाणुकता, उभय मिश्रण, असंग जनन, असम युग्मन, एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल यूनियन एंड फेल्योर ऑफ मियासिस इज कॉल्ड। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। असंग जनन एक प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही बीज निर्माण होता है। यह एक अलैंगिक प्रक्रिया है, परंतु बीज निर्माण के कारण यह लैंगिक जनन के समानता प्रदर्शित करती है। पौधों में एपोमिक्सिस से पौधे का विकास होता है। पौधे में एपोमिक्सिस से पौधे का विकास होता है। तने की कटिंग से, रूट कटिंग से, युग्मों के संलयन के बिना। तो युग्मों के संलयन के बिना एपोमिक्सिस। उसके बाद इधर आइए, पौधे में यदि बिना युग्मक निर्माण तथा संयुग्मन के किसी पौधे का विकास होता तो उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। उदाहरण नागफनी, सैडबुश, सोरबस, मैदानी घास आदि। जब एक चतुर्गुणित पौधे का परागकण एक द्विगुणित पौधे को निषेचित करता है तब बीज का भ्रूणपोष होता है या होगा। कह रहा है एक चतुर्गुणित पौधे का परागकोश एक द्विगुणित पौधे के को निषेचित करता है तब बीज का भ्रूणपोष होगा। तो बीज का भ्रूणपोष होगा ट्रिपल एन, चाहे वो किसी से हो। बहरहाल एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। ये देखिए गलत हो गया, यहाँ पे आंसर सही होगा 4n। क्या व्याख्या क्या है देखते हैं। कह रहा है नर पौधा 4 है, ठीक, परागकण इसमें होगा 2n। अच्छा, नर युग्मक हो जाएंगे 2n, ठीक, चूंकि ये 4 था तो इसका हैप्लॉइड होगा तो 2n हो जाएगा। अब मादा पौधा दुगुणित है, नर पौधा मादा युग्मक ये हो गया, ध्रुवी कोशिका तो n हो गई, ठीक। अब क्या होगा, दोहरा निषेचन जब होता है तो ध्रुवी कोश का n प्लस n 2 जुड़ जाती है, और जब n प्लस n 2 ध्रुवी कोश का जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 4। तो 4n आपका सही आंसर आ जाएगा। गेहूं में 200 दाने के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? तो कितने अर्धसूत्री तो विभाजन होने चाहिए? 200 गेहूं बनाना है ना, तो 250 सही आंसर हो जाएगा, 250। क्यों? क्योंकि गेहूं के 200 दाने निर्माण के लिए पुमड़ यानी स्पर्मेटोजॉइड्स या जिसे परागकण कहते हैं तथा 200 अंडकोश का चाहिए। एक गुरुमात्र कोश का विभाजन से 4 मेगास्पोर बनते हैं। इनमें से केवल एक कार्यात्मक रहता है, बाकी 3 मर जाते हैं, जो एक अंड कोशिका बनाता है। अर्थात 200 अंडे कोशिका के निर्माण के लिए 200 अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए। एक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से 4 सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं तथा प्रत्येक में से एक नर युग्मक बनता है। अतः 200 नर युग्मक के लिए 50 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। इसलिए गेहूं में 200 दानों के निर्माण के लिए 200 प्लस 50 250 अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए। स्थूल बीजांडकाई बीजांड प्रदर्शित करता है। बीजांडकाय की अनुपस्थिति, विकसित बीजांडकाय, आंशिक विकसित बीजांडकाय, अविकसित बीजांडकाय। तो ग्रेनुसलेट ओव्यूल्स शो। बताइए भाई क्या शो करेगा? स्थूल बीजांडकाई बीजांड प्रदर्शित करता है। आंसर बोलिए। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। स्थूल बीजांडकाई बीजांड में बीजांडकाय विकसित तथा बहुस्तरित होता है। इसमें बीजांडुजनक गहराई में स्थित होते हैं। जायांग प्रदर्शित करता है। जायांग प्रदर्शित करता किसको?
तो गायनीशियम रिप्रेजेंट, गायनीशियम में क्या क्या होगा, तो गायनीशियम होगा जो है और स्टाइल ओवरी स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी कहीं है, देखिए ओवरी होगी, फ्यूज स्टिग्मा ओवरी स्टाइल, ठीक। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो कह रहा है कि इसमें द होल ऑफ द कार्पेल्स, कार्पेल्स का एक चक्र होना चाहिए। पुरुष पुष्प में जायांग, पुष्प में जायांग मादा जनन संरचना होती है, यह सबसे भीतरी चक्र होता है, इसकी इकाई को अंडप या कार्पेल कहते हैं। जायांग में एक या एक से अधिक अंडप होते हैं। अंडप में 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका यानी जो है स्टाइल, और वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, ये अंडाशय में पाए जाते हैं। सोलेनेसी का जायांग है, सोलेनेसी का जायांग होता है, आपको बताना है कैसा, तो आपको इसका उत्तर देना है। सोलेनेसी का जायांग है, बताइए भाई। एक अंडपी, सोलेनेसी का जायांग है कैसा है, एक सेकंड, हाँ, एक अंडपी, दो अंडपी या उपयुक्त अंडपी, दो अंडपी, संयुक्त अंडपी, और उपयुक्त में से एक से अधिक, एक या कोई। सोलेनेसी बताना है, फैमिली सोलेनेसी। एनसीईआरटी आप पढ़ चुके होंगे, जल्दी बताइए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सोलेनेसी में 2 कैरेक्टर आप पढ़ेंगे, किसी भी फैमिली के 2 कैरेक्टर पढ़ते हैं, अगर उसके पौधे का कैरेक्टर देखते हैं जिसे वेजिटेटिव कैरेक्टर कहते हैं, तो कह रहा है सोलेनेसी कुल के अधिकांश पौधे वार्षिक शाक होते हैं, यानी शाकी होते हैं, जैसे कि सोलेनम नाइग्रम। सोलेनेसी का जायांग द्विअंडपी, संयुक्त अंडपी और अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती यानी सुपीरियर ओवरी पाए जाते हैं। दोनों अंडप मध्यस्थ स्थिति में दक्षिणावर्त आंशिक रूप से मुड़े होते हैं तथा विकर्ण या तिरछी स्थितियों में आ जाते हैं। पुंजायांगधर पाया जाता है। एंड्रोगाइनोफोर इज रिप्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन क्लियोम गाइनेंड्रा में। क्या है आंसर, देखिए 2016 पीएचडी में पूछा गया प्रश्न है। जब स्टामेन तथा कार्पेल के बीच की संरचना लंबी दिखाई देती है तो इसे पुजायांगधर यानी एंड्रोगाइनोफोर कहते हैं। क्लियोम गाइनेंड्रा में ऐसी संरचना देखने को मिलती है। उसके बाद है फ्यूनेरिया, उसके बाद कौन है, फ्यूनेरिया है। उसके बाद ड्रायोप्टेरिस है तथा जिंकगो। इन तीनों में क्या समानता होती है, फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस तथा जिंकगो में क्या समानता होती है, इन तीनों में बताना है। संयुक्त युग्मकोद्भिद है, स्त्रीधानी की उपस्थिति है, सुविकसित संवहन तंत्र है, उपयुक्त में से अधिक है, एक से कम है, क्या सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ द आर्चिगोनिया। क्या है, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया। फ्यूनेरिया संघ ब्रायोफाइटा का, ड्रायोप्टेरिस संघ टेरिडोफाइटा का तथा जिंकगो संघ जिम्नोस्पर्म का सदस्य है। इन तीनों में मुख्य समानता स्त्रीधानी की उपस्थिति होती है। नारियल का भ्रूणपोष है कोशिकी केंद्रकी, तो कोशिकी प्रकार का होता है। नारियल का भ्रूणपोष कैसा होता है यहाँ पे, अच्छा, कोशिकी तथा केंद्रकी दोनों, तो सही आंसर हो जाएगा बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप। आधा उसमें जो वाटर होता है वो पीएन है, और जो वो क्या कहते हैं गरी है, वह गरी क्या होता है, उसका केंद्रीय भाग होता है। हरे नारियल कोकस न्यूसिफेरा में सफेद तरल पदार्थ यानी केंद्रीय भ्रूणपोष होता है, जिसमें द्रव भ्रूणपोष लिक्विड होता है, और लिक्विड साइटियम कहते हैं। इसमें सफेद ठोस वाला भाग कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष के दोनों ही भाग खाने योग्य होते हैं। पॉलीएडेल्फस परागकोष उपस्थित होते हैं। पॉलीएडेल्फस परागकोष उपस्थित होते हैं सूरजमुखी में, नींबू में, भिंडी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं।